नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और हल्द्वानी के गोलापार में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। यहां फॉरेस्ट की करीब 12.5 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर होनी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री से गंगा और उसकी सहायक नदियों पर मंजूर 7 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण को भी शुरू करने की मांग की है। इन दोनों ही मामलों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सकारात्मक आश्वासन दिया, जिस पर सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। अल्मोड़ा के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। हालांकि इस दौरान पार्किंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। उत्तराखंड में रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की गई है। सीएम धामी ने देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया, जिस पर रेल मंत्री ने सहमति भी जताई है। साथ ही हरिद्वार देहरादून रूट को डबल लाइन करने की भी मांग की गई। इस पर रेल मंत्री ने परीक्षण कराने की बात कही है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर भी सीएम धामी ने बात की है और इस रेल प्रोजेक्ट में अल्मोड़ा और सोमेश्वर को जोड़ने की मांग की गई। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि टनल के साथ ही रेल लाइन के साथ सड़क का भी प्रावधान किया जाए। सीएम के अनुरोध पर रेल मंत्री ने कहा इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद सीएम धामी ने कहा कि ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद करके इसका अधिकार राज्य सरकार को ट्रांसफर करने की मांग की गई। इस पर रेल मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। साथ ही सीएम धामी ने अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री उनकी तरफ से देहरादून टनकपुर वीकली ट्रेन को हफ्ते में 3 दिन करने पर भी मंजूरी देने पर सहमति जताई गई है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि अभी राज्य में डेमोग्राफी चेंज की समस्या तेजी से उभरी है और उनकी सरकार इस पर बेहद सख्त है। साथ ही मदरसा बोर्ड के मामले पर भी बहुगुणा का कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रही है, जबकि हमारी तरफ से सभी 6 अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बात हो रही है, उनके भले की बात हो रही है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में राइजिंग रुद्रपुर में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपनी बात रखी है। उत्तराखंड सरकार ने अभी एक फैसला लिया है जिसमें अब अल्पसंख्यक एजुकेशन के लिए अथॉरिटी अब बनी है। तो जो मदरसा एजुकेशन चलती रही है उस पर एक ब्रेक लगेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इस जिले में जहां रुद्रपुर हम जिले में बैठे हैं, उधम सिंह नगर जिले में बैठे हैं, यहाँ भी बहुत से मदरसे, अवैध मदरसे, खासकर जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं थे, जो कहीं भी जिनकी बॉडी नहीं थी, इस तरीके से चले हैं। इस पर आपका क्या टेक है, आपका क्या कहना है? देखिए, 2 चीजें हैं। मैं इसको दो उस पे पार्ट्स पे डिवाइड करूंगा इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट तो ये है कि देखिए, उत्तराखंड में हम जिस जिले में बैठे हैं, उधम सिंह नगर, ये एक ऐसा जिला है जो यूपी के साथ अपने पोरस बॉर्डर्स शेयर करता है। मेरी खुद की विधानसभा 3 जगह से यूपी से प्रभावित होती है और हम उत्तराखंड को देखिए देवभूमि बोलते हैं, हम उत्तराखंड को वीर भूमि बोलते हैं। तो 2 इश्यूज आज उत्तराखंड में हमको बहुत सामना करना पड़ रहा है। एक तो डेमोग्राफी चेंज का करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको लेके बहुत ज्यादा सक्रिय है कि जो हमारा मूल स्वरूप है, जो देवभूमि का हमारा स्वरूप है, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो उस पर हम बहुत क्लियर है, हमारा सरकार का माइंडसेट कि भाई हम जो डेमोग्राफी चेंज है इसको कहीं ना कहीं होने से रोकेंगे। आपने मदरसे बोर्ड की बात करी, आपने बोला कि मदरसा बोर्ड सरकार ने भंग कर दिया। अल्पसंख्यक ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से कि मदरसा बोर्ड भंग कर दिया। हमने ये किया है कि हमने भारत के संविधान में आर्टिकल 29 और 30 बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन करता है कि अल्पसंख्यक के रिलीजियस राइट्स क्या हैं और एजुकेशनल राइट्स क्या हैं। और भारत के संविधान को उत्तराखंड सरकार पूर्ण रूप से मानती है। हम संविधान के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। कांग्रेस कहती है हमने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया। सच्चाई यह है
कि हमने ये कहा कि मदरसा बोर्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी को केटर करेगा। अल्पसंख्यक बोर्ड जो है वो अल्पसंख्यकों को केटर करेगा। अल्पसंख्यक 6 जातियां आती हैं। हमने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस कमेटी में हर समाज का एक व्यक्ति होगा, अधिकारी हमारे सरकार के होंगे, वही करिकुलम डिसाइड करेंगे। करिकुलम डिसाइड करने के बाद वो उस बोर्ड को संस्तुति होगी, सरकार संस्तुति देगी, उनको पढ़ाया जाएगा। हम क्या नहीं चाहते कि जो हमारे आने वाले भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो साइंस भी पढ़ें, वो मैथ्स भी पढ़ें, वो अंग्रेजी भी पढ़ें। वही तो उत्तराखंड और देश का भविष्य है। अल्पसंख्यक में जितने भी लोग आते हैं, मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। हमने ये कहा कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी आप करेंगे, उस पर सरकार का कोई रोकथाम नहीं है। रिलीजियस एक्टिविटी पे सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो नया लॉ बना, मदरसा बोर्ड भंग हो गया। अब मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी सरकार के इस कदम पर चिंता जताई। हरीश रावत को चिंता है कि बीजेपी के इस मदरसा जिहाद का अंजाम क्या होगा। बीजेपी का कहना है कि ऐसी बातों का नुकसान कांग्रेस को मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह होगा। देखिए एक रिपोर्ट। धामी सरकार ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, यानी मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड की पढ़ाई होगी। लेकिन इस पढ़ाई व्यवस्था पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चिंता जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने इसे बीजेपी का मदरसा जिहाद करार दे दिया, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद की बात करती है। हरीश रावत के मुताबिक मदरसा बोर्ड की तरफ से अब दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाने लगी थी, लेकिन वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सरकार का ये कदम कितना कट्टरता को बढ़ाने का काम करेगा और इसका परिणाम क्या रहेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है और हरीश रावत के बयान से वही नुकसान होगा जैसा मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान से हुआ। देखिए, मैंने कहा कि आने वाले समय में अगर आपको ध्यान होगा, हरीश रावत जी ने एक बयान दिया था, बाद में जिससे मुकर रहे हैं कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और अब इस जो ये बयान दिया, इसका खामियाजा भी हरीश रावत जी को भुगतना। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मदरसा बोर्ड खत्म करने को लेकर चिंता जताई है और इसे सरकार का मदरसा जिहाद बता दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिहाद की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस के मुताबिक मदरसे सरकार भी बंद कर रही है, लेकिन मदरसा बोर्ड भंग करके ध्रुवीकरण का खेल खेला गया है। तो इसलिए हमें तो जिहाद शब्द से ही ऐतराज है। इस शब्द का इस्तेमाल बार बार करके भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण का काम करती है। मदरसों का जहां तक सवाल है, सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो मदरसों को बंद कर दे। वो मदरसों को बंद करने की बात भी नहीं कर रही, लेकिन इस कानून को ला करके मदरसा शब्द जोड़ करके केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए एक कानून लाया गया है। मदरसा बोर्ड भंग करने को जहां बीजेपी संगठन और सरकार बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे बीजेपी सरकार का मदरसा जिहाद बताकर मुद्दे को तूल दे दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले ऐसा नेटवर्क तैयार कर रही है जो हर वोटर तक पहुंचे और हर मुद्दे को साधे। आखिर सत्ता में हैट्रिक बनाना इतना आसान तो नहीं है, इसलिए बीजेपी ने बैक टू बैक कार्यक्रम तय कर लिए हैं और इनके जरिए संगठन को मोबिलाइज करने के साथ ही सांसदों को भी जनता से कनेक्ट कराया जा रहा है। ये देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय बीजेपी संगठन ने 3 हाई इंपैक्ट कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आरएसएस शताब्दी वर्ष समारोह और तीसरा राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से शुरू होगा। इनमें से 2 कार्यक्रम इस साल दिसंबर तक चलेंगे, जबकि संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम अगले साल दिसंबर तक चलेंगे। हालांकि ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, लेकिन उत्तराखंड और यूपी जैसे राज्यों में जहां 2027 में चुनाव होने हैं, पार्टी इनको गंभीरता से ले रही है। बीजेपी इन अभियानों को माइक्रो टारगेटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हर समाज, हर वर्ग, हर गली तक सीधी पहुंच बनाने की प्लानिंग है। मकसद है 2027 तक पूरे माहौल को भाजपामय कर देना। अब हमारा
जो भविष्य कार्यक्रम होगा, एक जिले से 5 कार्यकर्ता जो 150 किलोमीटर की गुजरात के अंदर जो यात्रा होनी है और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी, उस यात्रा में उत्तराखंड के भी हर जिले से 5 कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व 365 दिन सक्रिय रहता है, जनता के बीच में रहते हैं। आपने देखा होगा विभिन्न कार्यक्रम हम करते रहते हैं, छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम को हम पूरी क्षमता के साथ करते हैं। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के तहत बीजेपी हर सांसद को फील्ड में उतारने जा रही है। हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में 3-3 पद यात्राएं करनी होंगी। 8 से 10 किलोमीटर लंबी ये पद यात्राएं नारों के साथ साथ नेटवर्किंग का भी जरिया बनेंगी। सांसदों को भी कुछ काम दिए गए हैं, विधायकों को कुछ काम दिए गए हैं, ताकि आम जनता के साथ हम संपर्क कर सकें और सरकार की नीतियों से उनको अवगत करा सकें। यानी जब अन्य पार्टियां 2027 की चुनावी रणनीति बनाने में उलझी होंगी, तब बीजेपी गांव-गांव, शहर-शहर पैठ बना चुकी होगी और यही रणनीतिक फासला विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और बड़ी खबर रुड़की से है। यहां पर आर्मी एरिया से एक संदिग्ध पकड़ा गया है, जिसके पास से सेना की वर्दी, आईडी कार्ड के साथ साथ कई जरूरी दूसरे दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। पकड़ा गया युवक राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक पर लोगों के साथ ठगी करने का भी आरोप है। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। उत्तरकाशी के डुंडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित कांजल काठ की लकड़ी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी से कांजल काठ की लकड़ी के 597 नग बरामद किए गए। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वो गंगोरी अगोड़ा क्षेत्र के जंगलों से इस प्रतिबंधित लकड़ी को इकट्ठा कर देहरादून ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें डुंडा में गिरफ्तार कर लिया है। एक वाहन संख्या UK 10C 1427 वहाँ पे उनके द्वारा रोकी गई और उसको जब चेक किया गया तो उसमें जो है लकड़ियों से भरे बोरे थे, नग थे, और उनको जब देखा तो उसमें जो है 597 नग जो है लकड़ी के पाए गए। उत्तराखंड को अब तक बुजुर्गों के लिए सुरक्षित प्रदेश माना जाता था, लेकिन NCRB की ताजा रिपोर्ट ने इस तस्वीर को धुंधला कर दिया है। राज्य में सीनियर सिटीजन्स पर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते काफी समय से एकल होते परिवारों ने जहां एक ओर बुजुर्गों को अकेलापन दिया है, तो दूसरी ओर उनके अकेलेपन का फायदा कई असामाजिक तत्व भी उठा रहे हैं। शहरों में अकेले रह रहे बुजुर्ग अपराधियों के आसान शिकार बन रहे हैं। साल 2023-24 की NCRB रिपोर्ट की इस ओर तस्दीक कर रही है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में करीब 5% का इजाफा हुआ है, जिसमें चोरी, धोखाधड़ी और शारीरिक उत्पीड़न जैसे मामले शामिल हैं। महिलाओं के और बच्चों के बढ़ते हुए अपराधों के साथ में जो सीनियर सिटीजन्स के अपराधों में भी 2021 से 2023 में वृद्धि देखने को आई है, वो निसंदेह हमारी समस्त व्यवस्था और उत्तराखंड राज्य के सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके परिवारों के लिए एक चिंता का सबब है। जहां 2021 में सीनियर सिटीजन्स पे 7 केस दर्ज किए गए थे, वही 2023 में बढ़कर के 36 केस हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर अब विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में सीनियर सिटीजन विजिट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस हर महीने में 2 बार अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर पहुंचती है, उनकी कुशल क्षेम पूछती है, साथ ही उनकी सुरक्षा से जुड़े सुझाव भी लिए जाते हैं। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को हेल्पलाइन और सोशल सपोर्ट सिस्टम से भी जोड़ा जा रहा है। और एक रजिस्टर उनसे संबंधित प्रत्येक थाने और चौकी पर बनाया गया है, जिनमें कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिकजन जो कि एकल रह रहे हैं, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, तो उनका पूरा नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो ब्यौरा रखा गया है। और साथ ही साथ
ये हिदायत भी दी गई है कि प्रत्येक कम से कम एटलीस्ट 15 दिन में जो हमारी चीता मोबाइल है, जो हल्का सब इंस्पेक्टर हैं, और महीने में जैसे वरिष्ठ अधिकारीगण हो गए, हमारे सीओ साहब हो गए हैं, थाने इंचार्ज हो गए हैं, तो लगातार उनसे बातचीत भी करते रहते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं, उनकी कुशलक्षेम पूछते रहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही चेतावनी नहीं है, बल्कि ये चेतावनी उन युवाओं के लिए भी है जो आज तो बड़े शहरों में अपने एकल परिवार के साथ रह रहे हैं और भविष्य में उन्हें भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चमोली के सतोपन ट्रैक पर भारी बर्फबारी के कारण 40 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए थे, जो कि अब सुरक्षित बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गए हैं। रविवार को 40 पर्यटक ट्रैक पर गए थे, लेकिन मौसम बदलने के बाद सभी रास्ते में ही फंस गए। सोमवार और मंगलवार को भी भारी बर्फबारी के चलते सभी पर्यटक फंसे रह गए और बुधवार शाम को थोड़ा सा मौसम ठीक होने के बाद सभी सुरक्षित बद्रीनाथ धाम वापस लौट गए। अब बर्फबारी के बाद सतोपंथ ट्रैक को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में भारी बर्फबारी लगातार जारी है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण कुटी से ज्योलिंगकांग तक की रोड पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से पट गई है, जिसके चलते आदि कैलाश यात्रा को रोकना पड़ा है। आईटीबीपी फिलहाल यात्रियों को वापस भेज रही है। गुंजी, कुटी, नाभी और ज्योलिंगकांग में बर्फबारी के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। नैनीताल आने वाले पर्यटकों को एक और महंगाई का झटका लगा है। पालिका द्वारा पार्किंग और टोल टैक्स बढ़ाने के बाद अब नैनीताल जू का शुल्क बढ़ा दिया गया है। जू में अब भारतीय पर्यटकों को 100 की जगह 150 रुपए देने होंगे, जबकि विदेशियों को 200 की जगह 300 रुपए के टिकट देने होंगे। और जू प्रबंधन का कहना है कि बीते काफ़ी समय से उनकी आय कम हो गई है। आय करीब 2 से 3 लाख है, जबकि जू का खर्च 25 से 30 लाख का है, जिसके चलते टिकट के दाम बढ़ाए गए हैं। तो नैनीताल की एक खबर, जहां पर पहले विदेशियों का टिकट 200 रुपये था, अब आने वाले पर्यटकों को महंगाई का झटका इसके जरिए लगेगा। पर्यटक मतलब जहाँ 2000 आता था वहाँ 200 भी नहीं पहुँचा। उस कंडीशन में तो हमारे पास किसी महीने की इनकम जो है 2-3 लाख से ऊपर नहीं गई। इंडियन का टिकट अगर 100 रुपये था तो उसे अब 150 रुपये कर दिया गया है। विदेशी का टिकट पहले 200 था तो उसे अब 300 कर दिया गया है। बच्चे तो अभी भी निःशुल्क हैं।